नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्राइम टाइम में। मैं संजीव शर्मा हूं और आप फेसबुक पर पंजाब केसरी टीवी का प्राइम टाइम बुलेटिन देख रहे हैं। आज के बुलेटिन में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे बीजेपी की बगावत अब सड़कों पे आ गई है और वो भी किसी और के सामने नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सामने। इसके बाद स्थिति ये हो गई है कि नड्डा ने अपने घर पर एक अर्जेंट बैठक बुलाई है जो इस समय चल रही है बिलासपुर में उनके घर पर। इस बैठक में जगत प्रकाश नड्डा के अलावा उनके डिप्टी सौदान सिंह और प्रदेश के संगठन मंत्री पवन राणा के साथ कांगड़ा के कुछ नेता मौजूद हैं। इस बैठक का आपको अपडेट देंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि केजरीवाल के उस मंत्री का क्या हुआ जिसने हिंदू विरोधी बातें दिल्ली में कही थी, और बल्क ड्रग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपसे चर्चा करेंगे। और फिर एंड में आपको बताएंगे कि शिमला जिला में, कल हमने सिरमौर की बात करी थी, शिमला जिला में इस समय किस पार्टी की स्थिति क्या है, ये एक एक करके हम आपको सर्वे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर हम आपको बता दें कि केजरीवाल के जिस मंत्री ने, राजेंद्र पाल गौतम नाम है उनका, उन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली में हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दिया था और हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिलवाई थी। उसका वीडियो उन्होंने स्वयं शेयर किया था। आज उनको मंत्रिमंडल से केजरीवाल ने हटा दिया है। दिल्ली के बीजेपी के नेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने उनका ये वीडियो शेयर करके उनकी बर्खास्तगी की मांग करी थी। हालांकि इस बीच राजेंद्र पाल गौतम, जिनके पास 3 मंत्रालय हैं, उन्होंने खुद भी अपना वीडियो शेयर किया था और ये भी कहा था कि ये उनकी व्यक्तिगत आस्था है और इस पर किसी का दबाव नहीं हो सकता। लेकिन अंततोगत्वा उन पर दबाव जो है वो बन गया और उनको अब जाना पड़ा। उनके पास 3 मंत्रालय थे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग और रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मंत्री थे वो राजेंद्र पाल गौतम। अब वो मंत्री नहीं है। उसके बाद आपको याद होगा कि केजरीवाल का बड़ा विरोध हुआ था। गुजरात में बाकायदा गुजराती भाषा में उनके पोस्टर लगे थे जिसमें उनको एक समुदाय विशेष से, या यूँ कह लीजिए कि मुस्लिम समुदाय का बताया गया था जो हिंदू देवी देवताओं का विरोध करता है। काफ़ी दबाव, काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी केजरीवाल को और अब जनाब का इस्तीफा हो गया राजेंद्र पाल गौतम का। अगली खबर की ओर को बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क के लिए कल केंद्र 300 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर देगा। ये उद्योग विभाग ने जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने उद्योग विभाग से प्रोजेक्ट को लेकर बनाया गया अकाउंट नंबर मांगा था और ये अकाउंट नंबर केंद्र को उपलब्ध करा दिया गया, जिसमें कल 300 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी हो जाएगी और इसके बाद फिर ये पार्क आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हरोली में इसके लिए चिन्ह जगह की गई है 568.58 हेक्टेयर्स और इसके कार्य के लिए पहली जो किस्त आएगी 300 करोड़ की आएगी और उसमें जो है 362 हेक्टेयर एरिया को इंडस्ट्रियल प्लांट एरिया में ही डेवलप किया जाएगा। ये 63% होगा टोटल जमीन का जी, जितनी वहाँ पे है। और 1900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट शुरू में माना गया है, जिसमें से 1100 करोड़ केंद्र को देने हैं और 800 करोड़ राज्य सरकार को देने हैं। तो 300 करोड़ कल आ जाएंगे। इस लिहाज से भी ये बड़ी खबर है। चुनाव के मुहाने पर बीजेपी है और उसके लिए निश्चित तौर से ये बड़ी खबर है। लेकिन उधर आज जगत प्रकाश नड्डा ने जब हिमाचल प्रदेश का अपना पहला आधिकारिक चुनावी दौरा शुरू किया तो बीजेपी के लिए स्थितियां अच्छी नजर नहीं आई। उनको आज 2 जगह पंच परमेश्वर कार्यक्रम में जाना था, पहला कांगड़ा में और दूसरा हमीरपुर में। कांगड़ा में ही ये बगावत बीजेपी की सामने आ गई। दरअसल आपको याद होगा कि लंबे अरसे से ये चर्चा है कि बीजेपी इस बार बहुत से चेहरों को बदलेगी, नए लोगों को टिकट देगी, यहां तक कि कुछ मंत्रियों को भी छांट दिया जाएगा। जाहिर है कि जब इस तरह की चर्चाएं सरेआम हो रही थी तो बहुत से ऐसे लोग जो सेकंड लाइनर हैं, थर्ड लाइनर हैं, उनकी महत्वाकांक्षा और उम्मीदें भी उफान पे थी, वो जग गई थी। और इसका एक छोटा सा ट्रेलर, छोटा सा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी शुरुआत है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे शायद बड़ी लड़ाई है। छोटी सी जो इसकी एक झलक थी वो आज शाहपुर में देखने को मिली, जहां नड्डा पंच परमेश्वर कार्यक्रम के लिए गए थे। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के लिए जब वो जा रहे थे तो वहां पे टिकट के एक दावेदार बकायदा अपना लाव लश्कर लेकर नड्डा के स्वागत में खड़े नजर आए। रजोल में नाम था पंकु पहाड़िया। ये शाहपुर से टिकट मांग रहे हैं, पंचायती राज संस्थाओं में अभी भी हैं और ये विरोधी माने जाते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले जो मंत्री हैं बीजेपी की वहां से सरवीण चौधरी, उनके खिलाफ भी काफी खुलासे किए थे उन्होंने। वो कितने सही है कितने नहीं इस पे हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के
ये जो दावेदार थे ये बकायदा आज शक्ति प्रदर्शन की स्थिति में थे और इनको देखकर जब नड्डा रुके वहां, क्योंकि जाहिर है कि नड्डा अध्यक्ष है पार्टी के, कार्यकर्ता जहां खड़े होंगे वहां उनको रुकना है, लेकिन जब वो रुके तो मंत्री सरवीण चौधरी वहां नहीं रुकी। राष्ट्रीय अध्यक्ष रुक गए लेकिन वो नहीं रुकी, वो आगे बढ़ गई और आगे बढ़ गई तो जाहिर है कि पीछे जो रह गया वो फिर उनके खिलाफ ही शिकायतों का पुलिंदा था। बकायदा पंकु ने वहां पर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद ही नड्डा का काफिला आगे बढ़ा, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन बता गया कि शाहपुर में या फिर बीजेपी में ओवरऑल बहुत कुछ चीजें ठीक नहीं हैं। यही नहीं, शाहपुर में ही बीजेपी के टिकट के एक और दावेदार कमल शर्मा ने भी अलग से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। शाहपुर की सड़कों पर जहां ये कार्यक्रम होना था उस वेन्यू तक इन तीनों के अलग अलग पोस्टर लगे हुए थे और कई जगह पोस्टर फाड़े भी गए थे। एक दूसरे के आरोप है कि उसने हमारा पोस्टर फाड़ दिया, उसने हमारा फाड़ दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि पोस्टर भी फाड़े गए। किसके? बीजेपी के ही लोगों ने बीजेपी के ही पोस्टर फाड़े और वहां कमल शर्मा ने अलग से शक्ति प्रदर्शन किया। तो एक साथ सरवीण चौधरी के खिलाफ पहले ही कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम नड्डा जी का पहला था ये, जो एक तरह से मंत्री महोदया का विरोध सामने आया, वो निश्चित तौर से बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग बेल है कि सिचुएशन ठीक नहीं है। भले ही अब तक इस बात के मजे बीजेपी के लोग ले रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में मुख्यमंत्री ज्यादा हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि बीजेपी में भी दावेदार कम नहीं है और जिस दौर से कांग्रेस अभी गुजर रही है, लड़ाई के दौर से जो आपस खींचातानी हो रही है, वो बीजेपी में भी निश्चित तौर पे होनी है। टिकटें जैसे जैसे लेट होती जाएंगी ये लावा वैसे वैसे और गर्म होता जाएगा। आज थोड़ा सा शाहपुर में फूटा, हालांकि उसके बाद शाम को हमीरपुर में शांति रही, वहां कुछ दावेदार सामने नहीं आए, लेकिन शाहपुर का असर शायद पड़ चुका था और यही वजह थी कि जगत प्रकाश नड्डा ने वहां पे साफ कहा कि आप चेहरे नहीं चिन्ह देखिए, पार्टी का चुनाव चिन्ह देखिए, कमल का फूल देखिए और उसको जिताने के लिए काम कीजिए। अब इसके भी दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि शाहपुर का असर होता दिखा, और दूसरा ये कि जब बात ये कर दी कि चेहरे नहीं देखो चुनाव चिन्ह देखो, तो क्या कहीं पार्टी का मूड ये भी है कि बहुत से चेहरों को नहीं काटा जाएगा, उन्हीं को चुनाव में रखा जाएगा। खैर, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जगत प्रकाश नड्डा के घर में बिलासपुर में एक बड़ी ही हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है, जिसमें जगत प्रकाश नड्डा है, सौदान सिंह है और पवन राणा है, लेकिन इनके अलावा कांगड़ा के दो बड़े नेताओं को भी वहां बुलाया गया है। वो ये स्वयं गए हैं, लेकिन उनके साथ भी 1-to-1 मुलाकात होनी है इन नेता, और इसके बाद इकट्ठे भी होनी है। अभी इकट्ठे हो रही है, उसके बाद 1-to-1 भी होगी। ये नेता हैं रमेश धवाला और रविंदर रवि थुरल से आपको याद होगा, उसके बाद देहरा से भी एमएलए रहे, लेकिन पिछला इलेक्शन हार गए थे। अभी जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था पीछे देहरा को लेकर और निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को वहां बीजेपी ज्वाइन करा दी थी, उसके बाद से रविंदर रवि को लेकर कई चर्चाएं थी। रविंदर रवि ने भी ये कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे ही, हर हाल में लड़ेंगे, और उन्होंने एक इशारा भी कह दिया कि सुलह में लड़ेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि वो सुलह से लड़ेंगे तो फिर हड़कंप मच गया था बीजेपी में, और उसी समय सुलह सफाई की कोशिशें शुरू हो गई थी, क्योंकि अगर वो सुलह से लड़ते हैं तो जाहिर है कि सुलह वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, ओवरऑल पूरी स्टेट में सबसे ज्यादा वोट मिले थे बीजेपी को सुलह में, वहां पे ही बीजेपी की सीट खतरे में पड़ जाती। अभी वहां से विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार वहां से सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन अगर रविंद्र रवि वहां से लड़ते तो निश्चित तौर से चीजें बिखर जाती। ऐसी स्थिति में फिर कई फार्मूले सामने आए जो आपके सामने भी हैं कि रवि को ज्वाला जी से लड़ाया जाए, ज्वाला जी वाले धौला जी को देहरा भेजा जाए, और देहरा जी के होशियार सिंह जिनको लाए गए थे उनकी होशियारी उनको महंगी पड़ जाए। ये कुछ समीकरण इस तरह के आए, लेकिन आज ये समीकरण सिरे चढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों नेताओं को वहां बुलाया गया है। दोनों नेता इस समय बिलासपुर में हैं, और क्या इसके मिनट्स आते हैं मीटिंग्स के, हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मसला जहां तक है यही है कि क्या कोई एडजस्टमेंट चल रही है, क्या रवि ज्वाला जी आएंगे या फिर ज्वाला जी वाले देहरा जाएंगे, या फिर दोनों को ये कहा जा रहा है कि जनाब
बहुत हो गया, आप छोड़िए। वैसे आपको बताते चलूं कि रविंद्र रवि का कसूर अभी तक के जो है वो ये है कि वो एक चुनाव हारे हैं। पहला चुनाव हारे थे, उसके बाद वो जीते, लगातार जीते, और पिछले चुनाव तक को बीजेपी के सबसे वरिष्ठतम विधायक थे, लेकिन पिछला चुनाव वो हार गए। टेक्निकली बीजेपी का ये दूसरा चुनाव, पहला चुनाव वो कंवर दुर्गाचंद से हारे थे बहुत पहले, लेकिन उसके बाद वो लगातार जीते। वो उन लोगों में से, उन 8 लोगों में से भी हैं जो 1993 के नाजुक दौर में सिर्फ और सिर्फ 8 लोग जीत के आए थे बीजेपी के। रविंद्र रवि उनमें से एक थे। उन 8 में से जो सबसे सीनियर मोस्ट थे, ठाकुर जगदेव चंद हमीरपुर से, उसके बाद ID धीमान, उसके बाद मास्टर वीरेंद्र परागपुर से, फिर जो है ठियोग से राकेश वर्मा जीते थे, रविंद्र रवि थोरल से जीते थे, किशन कपूर धर्मशाला से जीते थे, और रामदास मलांगड़ कोटलहर से जीते थे। ये 8 सीटें ही बीजेपी 1993 में जीत पाई थी, जबकि उससे पिछले चुनाव में 90 में उसके पास 52 सीटें थी। जब जनता दल के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था 52 सीटें थी, 52 से ये 8 पे आगे थे। और 8 में भी बदकिस्मत ये रही कि ठाकुर जगदेव विधानसभा में शपथ लेने से पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। फिर 7 लोग रह गए थे, जिसमें JP नड्डा को उस समय बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया गया था। तो ये उस दौर के साथी JP के और बीजेपी के दोनों के ही हैं। ऐसी स्थिति में क्या उनको बिसरा दिया जाएगा, इस पर बहुत सी चर्चाएं थी, बहुत से इफ्स एंड बट्स थे। आज शायद वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही क्लियर होंगे हम आपको वो भी खबर बताएंगे। तो क्या रवि ज्वाला से लड़ेंगे, ज्वालाजी वाले धौलाजी देहरा से लड़ेंगे, या दोनों में से किसी का टिकट कट जाएगा? क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, और जब वो वक्त आएगा तब भी हम आपको ये खबर बताएंगे। फिलहाल इस समय एक बड़ी मीटिंग वहाँ बिलासपुर में चली हुई है। इसके बाद अगली खबर का हम रुख करेंगे, और अगली खबर जो है वो आप विश्लेषण से संबंधित है। ये इसमें इस बैठक में एक और चर्चा भी ये हो रही है कि जो हमें पता चला है कि एक चर्चा ये भी हो रही है कि फतेहपुर को लेकर भी चिंतन शिविर जो है चिंतन हुआ है कि वहाँ कृपाल को क्या लिया जाए या नहीं लिया जाए। इसको लेकर काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं, और ऐसा लग रहा है कि हाईकमान, जो हमारे पास इनपुट्स आए हैं, ऐसा लग रहा है कि हाईकमान चाहती है कि वहाँ कृपाल परमार के बजाय कोई और विकल्प देखा जाए। लेकिन जाहिर है कि अगर वो विकल्प बलदेव ही रहते हैं, जो पिछला चुनाव हार गए थे, तो फिर से कृपाल परमार दिक्कत करेंगे वहाँ पे, और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। राम शौंत ऑलरेडी अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, तो जाहिर तौर पर जो सैद्धांतिक रूप से माना जाएगा, बाकी तो वक्त बताता है कि इसको कितने वोट पड़ेंगे, सैद्धांतिक रूप से राम शौंत की स्थिति थोड़ी सी बेहतर मानी जा रही है। पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, 3रे नंबर पर रहे थे, भवानी पठानिया पहले पे, और माफ़ कीजिएगा 3रे पे नहीं दूसरे पे रहे थे। तो पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। और स्थितियां अब फतेहपुर को लेकर भी है, और एक थॉट ये भी चल रहा है कि फतेहपुर को फतेह करने के लिए ऊना से कोई चुनाव वीर भेजा जाए। सीधा सा इशारा जो है आप समझ रहे होंगे गगरेट वालों के लिए है। गगरेट में अगर वो जाते हैं फिर फतेहपुर, तो गगरेट में चैतन्य शर्मा ज्वाइन करेंगे बीजेपी। लेकिन ये सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स हैं। फिलहाल ये मीटिंग जो चली हुई है यही असली खबर है। अब बात करते हैं कि शिमला जिला में किसको कितनी बढ़त। कल हमने सिरमौर की बात करी थी, उसके बारे में एक थोड़ी सी आपको जानकारी बता दूंगा। एक फैक्चुअल भूल हमसे हो गई थी। हर्षवर्धन चौहान, माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन चौहान के पिताजी गुमान सिंह जगत नेगी से नहीं हारे थे, वो हर्षवर्धन चौहान हारे थे। एक्चुअली फैमिली का अफेयर था, तो थोड़ा फैक्चुअल जो है भूल हो गई थी हमसे, जिसको हमने सुधारा भी था बाद में लिख के। लेकिन आज हम शिमला की बात करेंगे। 8 सीटें हैं जी जिला में। रोहड़ू, रामपुर, चौपाल, जुबल गोड़खाई, जिसको प्यार से लोग JK भी बोलते हैं, ठियोग, पहले कुमारसेन भी होती थी, अब ठियोग कुमारसेन इकट्ठी हो गई है, पहले ठियोग और कुमारसेन अलग अलग थी, कसुमटी, और शिमला की 2 रूरल और अर्बन। पहले रूरल नहीं होती थी, वो कुमारसेन और ठियोग के कुछ हिस्से जो थे, ठियोग का एक हिस्सा थोड़ा सा, और बाकी कुमारसेन होती थी। तो कुमारसेन खत्म होगी, अब ठियोग और कुमारसेन इकट्ठी हो गई है, और उसकी जगह जो नई कंस्टिट्यूंसी बनी थी वो रूरल बनी थी 2012 में डिलिमिटेशन के बाद, जहां से वीरभद्र सिंह जी ने चुनाव लड़ा था पहला, और दूसरे चुनाव में उन्होंने अपने बेटे को लड़ा था, और खुद अर्की से लड़े थे 2017 में। तो बात करते हैं रामपुर की। रामपुर की अगर बात करें तो टेक्निकली वहां बीजेपी एक बार भी नहीं जीती अब तक, जितने भी चुनाव हुए 72 के बाद। JNP से एक बार निंजूराम जीते थे, बाद में बीजेपी में गए थे। ये 77 की बात है, बीजेपी बनी ही 80 में थी। तो आप अगर उसको मान लेते हैं तो एक बार बीजेपी का आदमी वहां से जीता था, लेकिन बाकी समय में वहां पे लंबी जो इबारतें लिखी वो लिखी कांग्रेस के नेताओं ने, खासतौर से
सिंघी राम ने, जो 1982, 85, 90, 93, 98 5 बार और 2003 6 बार सिंघी राम जो है वहां से चुनाव जीते। और उसके बाद फिर उनकी टिकट कटी, तो जब उनकी टिकट कटी तो उसके बाद 2007, 12 और 17 से नंदलाल वहां पे जीत रहे हैं। यानी बीजेपी को फिर भी राहत नहीं मिली। बीजेपी ने इस बीच में निजूराम, ब्रिजलाल, प्रेम सिंह ड्रैक इनको आजमाया, लेकिन स्थितियां ये रही कि रामपुर में कोई फर्क इसका नहीं पड़ा। और अगर आप बात रामपुर के कैंडिडेट्स की भी कर दें तो रामपुर वीरभद्र सिंह का गढ़ माना जाता है, अभी भी माना जाता है। प्रतिभा सिंह अगर मंडी से जीत हासिल कर पाई उपचुनाव में तो उसमें रामपुर का बड़ा योगदान था, जिसने सिराज को सीधे तौर पर ना सिर्फ टक्कर दी बल्कि सिराज से ज़्यादा लीड प्रतिभा सिंह को वहां से आई। और ये प्रभाव हम क्यों कह रहे हैं कि वहां परिवार का प्रभाव है, वो इसलिए भी कह रहे हैं कि देखिए, जब सिंघी राम ने 2017 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, 2017 में जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो उनको 3,801 मत मिले, सिर्फ 3,801 मत उन सिंघी राम को जिन्होंने रो में 6 इलेक्शन जीते और मंत्री भी रहे। तो जाहिर है कि वहां पे उनका प्रभाव है। लेकिन अभी की स्थितियां ये हैं कि बीजेपी फिर वहां प्रयोग की स्थिति में है। प्रयोग की स्थिति में शायद कौन लेगी को इस बार टिकट दिया जाए, पक्का नहीं है, दिया जाता है नहीं जाता है हमें नहीं पता, लेकिन उनको एक बढ़ाया गया है। हाल ही में उनको एक वाइस चेयरमैन भी औहदा भी दिया गया है सरकार में, तो उसके बाद भी थोड़े वो एक्टिव हैं। तो क्या उनको टिकट मिलती है नहीं मिलती है वक्त बताएगा। वो इससे पहले 1972 में जो पहला चुनाव होता नेकराम नेगी वहाँ से जीते थे, उसके बाद से वहाँ नेगी कैंडिडेट्स को जो है वो सफलता आप देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि कॉल नेगी ही आ रहे हैं सीधे तौर पर। और बाकी जो है बीजेपी को वहाँ सफलता नहीं मिली है। एक निंजूराम जीते हैं, आप उनको जीएनपी का मान लें, या बाद में जो बीजेपी बनी थी, बीजेपी 80 में बनी थी, वो 70 में जीते थे, वही है। बाकी लोग जो हैं सिर्फ एक सेरेमोनियल रहा है बीजेपी का वहाँ पे शमूलियत जो है। और अभी भी स्थितियाँ बीजेपी के लिए रामपुर में कोई अच्छी नहीं है। क्लियर कट एज रामपुर की सीट पे कांग्रेस का है। अब आते हैं रोडू में। रोडू में वर्तमान में मोहनलाल ब्राक्टा है। 1972 में अमर सिंह जीते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फिर 77 और 82 में जेएनपी से जीते सत्यदेव बुशहरी, एक बार आईएनसी से, एक बार जेएनपी से जीते 77 और 82 में। फिर उनके बाद 85 में जो है रोडू से नहर सिंह जीते। 90, 93, 98, 3 और 7 का इलेक्शन वीरभद्र सिंह ने जीता। 12 में यहाँ डिलिमिटेशन हो गई तो मोहनलाल ब्राक्टा आए। 12-17 से वो दो टर्म उनके पास है। बीच में 2009 में जब डिलिमिटेशन से पहले वीरभद्र सिंह एमपी बन के चले गए थे, सीट खाली हुई थी, तो बाई इलेक्शन में खुशीराम बालनाटा जीते थे। तो रोहड़ू में भी टेक्निकली अगर देखा जाए तो बीजेपी एक बार जीती है, वो भी बाई इलेक्शन में जीती है। अभी स्थितियां ये हैं कि रोहड़ू की सीट कांग्रेस के लिए पार्टी के लिहाज से नहीं, चेहरे के लिहाज से थोड़ी टफ लग रही है। यानी वहाँ पे जो पिछली कैंडिडेट हैं शशि बाला, हालांकि वो लास्ट इलेक्शन 10,000 के करीब वोटों से आ रही थी, 9,000 समथिंग वोटों से आ रही थी, लेकिन वो यहाँ मोहनलाल ब्राक्टा को टक्कर देती हुई दिख रही हैं। लेकिन अभी ये डिपेंड करता है कि जो नई परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें क्या रहता है, क्योंकि इस बार बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी हुई, उन्होंने काम किया है तो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी होगी। ऊपर हाल ही में जुब्बल कोटखाई में जो बीजेपी की फजीयत हुई उपचुनाव में, और जो थंपिंग मेजॉरिटी से कांग्रेस ने जीत हासिल के लिए रोहित ठाकुर ने, उसका भी असर वहाँ पड़ता है, पड़ोस का असर पड़ता है। पड़ोस का असर ये स्थिति है कि कसौली में, सोलन में बारिश होती है तो चंडीगढ़ में ठंड महसूस होती है, तो ये असर वहाँ महसूस होता है। लेकिन इसमें अभी हम इसको, हमारा जो सर्वे है थोड़ा सा एज इसमें कांग्रेस को है, लेकिन इतना ज़्यादा एज नहीं है कि हम उसको रामपुर की तरह क्लियर कह सकें। बात चौपाल की करते हैं। चौपाल में वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं और बिट्टू वर्मा उनको बोलते हैं। तो उनकी स्थिति जो है उसकी भी चर्चा कर लेंगे। चौपाल में राधा रमन शास्त्री 1990 और 77 में जीते थे जी, बीजेपी और जेएनपी की टिकटों पे जो है। 77 में जेएनपी और बाद में बीजेपी की 90 पे। इसके बाद बलवीर वर्मा, जिनको बिट्टू वर्मा कहते हैं, 2012 और 12 में इंडिपेंडेंट जीते थे और 17 में बीजेपी से जीते जी। मंगलेट 2003 में इंडिपेंडेंट जीते थे, सुभाष मंगलेट, और 2007 में कांग्रेस से जीते थे। अभी स्थितियां हैं कि कांग्रेस ने सिंगल नाम भेजा है वहाँ पे, रजनीश किमटा का, जिनको बंटू किमटा भी बोलते हैं। चौपाल में निकनेम ज़्यादा जो है वो
पॉपुलर है, बिट्टू वर्मा, बंटू किमटा। तो बंटू किमटा या रजनीश किमटा जो भी आप कह लें, उनका ही सिंगल नाम गया है। तो जाहिर है कि चौपाल से जो पूर्व विधायक रहे कांग्रेस के डॉक्टर मंगलेट, हालांकि उन्होंने कल दावा किया था कि ये सारे सर्वे झूठे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ सिंगल ही नाम गया है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अभी जो फाइट होती दिख रही है वो बिट्टू वर्मा का है। हालांकि बिट्टू वर्मा को लेकर भी कई चीज़ें चली हुई हैं कि उनको ठोक भेजा जाएगा। तो फिर चौपाल में देखना होगा कि मंगलेट ही आ जाते हैं बीजेपी में, कौन आते हैं ये देखना होगा। लेकिन अभी ये सीट टफ है। हम ये भी नहीं कह रहे कि बिट्टू वर्मा ही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ स्थितियाँ इस तरह से, डिपेंड करता है कि समीकरण क्या बनते हैं। अगर तो डॉक्टर मंगलेट इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन अगर वो बीजेपी के खेमे में आ जाते हैं जैसे कि चर्चा है और बिट्टू वर्मा शिफ्ट कर जाते हैं तो समीकरण कुछ और होंगे। इसलिए अभी इस सीट को जो है आप डोल ड्रम्स में रख सकते हैं। अब बात करते हैं जेके की। जुब्बल का है कि इस समय रोहित वहाँ पे एमएलए है, रोहित ठाकुर, रामलाल ठाकुर के पोते। बाई इलेक्शन में वो जीते थे 6000 के आसपास वोटों से। 2003 और 2012 में भी रोहित जीते थे और वो एक तरह से तीसरी बार यहाँ जो है 1977 से 82 तक उनके दादाजी यहाँ रामलाल ने चुनाव जीता। 1985 83 और 85 में जो है बीबीएस जीते। 83 में बाई इलेक्शन था, वीरभद्र सिंह ने, और 85 वो जीते थे। 90 में रामलाल ठाकुर ने जनता दल से चुनाव लड़ा था, उन्होंने वीरभद्र सिंह को यहाँ हराया था। हालांकि 90 में वो रोहडू से जीते थे वीरभद्र सिंह, तो 2 सीटों से लड़े थे तब वो, और जुब्बल कोटखाई ने तब रामलाल ठाकुर को जितवाया था। 93-98 में फिर से रामलाल जीते और ये कुल मिलाकर वो वहाँ से 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस से और 1 बार जनता दल से जीते हैं। इसके अलावा जो है नरेंद्र बरागटा भी वहाँ से जीते हैं 2007 और 17 में। 2007 और 17 में 3 का चुनाव रामलाल ठाकुर के जाने के बाद रोहित ठाकुर ने जीता था। तो 2 बार वहाँ से 2007 और 17 में 2 बार नरेंद्र बरागटा भी वहाँ से चुनाव जीते हैं। लेकिन चेतन बरागटा उनके जाने के बाद जो सीट खाली हुई थी, बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। वो इंडिपेंडेंट लड़े थे और दूसरे नंबर पे रहे थे। 6000 के आसपास का मार्जिन था, 6000 प्लस का, और बीजेपी की वहाँ फजीयत हुई थी। अभी भी स्थिति है कि वो सीट बीजेपी को जाती नहीं दिख रही है। कांग्रेस वहाँ पे स्ट्रांग है, रोहित ठाकुर वहाँ पे स्ट्रांग है। अब देखना ये होगा कि वहाँ के समीकरण आगे चलकर क्या बनते हैं। क्या चेतन बरागटा को टिकट मिलती है? तो फिर बड़ा सवाल ये होगा कि पिछली बार क्यों नहीं दी जब आपकी अपनी सरकार थी? और क्या चेतन बरागटा भी वहाँ से अब लड़ना चाह रहे हैं, या कहीं कुछ और से टिकट मिलती है? क्या होता है क्या नहीं होता वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये सीट इस समय की स्थिति अगर देखें तो सीधे कांग्रेस की ओर को जाती हुई दिख रही है। बात ठोक की करते हैं। 1972 में लालचंद स्टोक्स यहाँ से एमएलए बने थे जी। 1972 में लालचंद स्टोक्स यहाँ से एमएलए बने थे। 77 में जेएनपी के मेहर चौहान रहे थे। 82, 85 और 90 में विद्या स्टोक्स रही थी टोक से। और फिर उसके बाद जो है वो 1998 और 2012 में भी यहाँ से रही। वो 5 टाइम्स ठोक कर प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। और उसके अलावा कुमार सेन से भी 2003 और 2007 में विद्या स्टोक्स रही। अब ठोक और कुमार सेन इकट्ठी हो गई है। इस समय यहाँ पे राकेश सिंघा सीपीएम से जीते हुए हैं। लेकिन 77 में जेएनपी से मेहर चौहान जीते थे। 1993 में बीजेपी के राकेश, 2007 में, और फिर 2000 में एक बार फिर उसके बाद वो इंडिपेंडेंट भी जीते थे। लेकिन कुमार सेन को भी इसमें अगर जोड़ लें तो 2003 और 2007 में विद्या रही थी। और केहर सिंह माफ कीजिएगा, जेबीएल खाची जो है 1972 में इंडिपेंडेंट जीते थे। 82, 85, 93, 98 में 5 टाइम वो वहाँ से एमएलए रहे। विद्या जी 2003 और 2007 में। भगत राम चौहान बीजेपी से एक बार जीते थे कुमार सेन की सीट को 1990 में। तो अब दोनों सीटों को मिक्स कर देंगे तो ठोक कुमार सेन है। लेकिन ये सीट अभी भी ये तय नहीं है कि ये कांग्रेस की ओर को है कि बीजेपी की ओर को। वजह यह है कि ना तो कांग्रेस का कोई यहाँ तय है ना बीजेपी का। सीपीएम से सिटिंग यहाँ राकेश सिंघा है, तो ट्रायंगल है इस सीट पे। कहाँ जाएगी कहानी ये देखना होगा। राकेश सिंघा के काम से कितने खुश हैं लोग ये भी वक्त बताएगा आपको। लेकिन ये सीट अभी कहीं नहीं है, ये सीट झूल रही है। और शायद मतदाता इस बार तय करना चाहता है कि चेहरे कौन होते हैं, उसके बाद ही होगा मामला। तो ठोक की सीट अभी कहीं नहीं कह सकते कि किसी को एज है, ना कोई पीछे है ना कोई आगे है। कसुमटी की बात करते हैं। अनिरुद्ध सिंह यहाँ पे 2012 और 17 से एमएलए हैं। इससे पहले सोहन लाल थे 2007 में, 2003 में
2003 में वो इंडिपेंडेंट से, 7 में कांग्रेस के टिकट पे थे, 1998 में आर डी कश्यप बीजेपी से जीते थे, 1982 में बालकृष्ण बीजेपी से जीते थे, और 1990 में आर डी जो थे वो जीते थे बीजेपी से, 1970 में आर डी कश्यप इंडिपेंडेंट जीते थे, और लास्ट जो है वो 10 सीट, लास्ट चुनाव में 10,000 से ये वोटों के फर्क से लगभग ये सीट जो है वो अनिरुद्ध ने जीती थी। अभी अनिरुद्ध की जो पोजीशन है यहाँ पे वो स्ट्रांग है। बीजेपी की स्थिति ये है कि बीजेपी को यहाँ कैंडिडेट कौन होगा ये भी ढूंढने में मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछली बार ज्योति लड़ी थी यहाँ से, अभी कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता ये देखना होगा। बीजेपी वास्तव में यहाँ कैंडिडेट ढूंढ रही है, और यही बात थी कि बीच में एक चर्चा भी चली थी कि अनिरुद्ध ही आ जाएंगे। अब ये भी है ना कि जहाँ अपना बंदा नहीं है, जो दूसरे का जीत रहा है उसको अपनी तरफ कर लो, जीतेगा वो, हो गया हमारा, ये भी चल रहा है आजकल। तो अब आप बात करते हैं शिमला अर्बन और रूरल की। शिमला अर्बन में सुरेश भारद्वाज, कई बार वो वहाँ से विधायक बने हैं, इस समय हैं 2002 पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, 7 का, 12 का, 17 का, और 2 बार यहाँ से हरभजन सिंह भज्जी कांग्रेस के रहे हैं। इसके अलावा दौलतराम चौहान बीजेएस जनसंघ कह लीजिए जिसको, जेएनपी कह लीजिए, जनता पार्टी भी कहते हैं जिसको, फिर बीजेपी से भी रहे। और ये वो सीट है जहाँ से आनंद शर्मा ने 1982 में दौलतराम के खिलाफ जो है, माफ कीजिएगा, दौलतराम के खिलाफ चुनाव लड़ा था, दौलतराम के खिलाफ, और तब वो उनको जो है 9,362 वोट पड़े थे आनंद शर्मा को। तो ये जिक्र भी जरूरी था जब शिमला की चर्चा करेंगे। और आनंद शर्मा का शायद जो मुझे याद है वो इकलौता ऐसा चुनाव था जो सीधे तौर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़ा था। बाकी जो है वो फिर राज्यसभा में ही रहे उसके बाद, तो वो तो वहाँ नॉमिनेशन होती है। तो ये 1982 में आनंद शर्मा ने चुनाव लड़ा था। कई लोगों को शायद ही जानकारी होगी कि उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने लड़ा था दौलतराम जी के खिलाफ। और कहते हैं कि उस समय ये टफ फाइट थी क्योंकि नए नए थे, तो कहते थे कि नए लड़के ने टफ फाइट दी है दौलतराम को। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि शिमला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये तमाम चीज़ों के बावजूद कांग्रेस को लेकर लोग कुछ देख रहे हैं। मतलब बीजेपी के पक्ष में माहौल वहां नहीं है, लेकिन समीकरण बदल सकते हैं क्योंकि कांग्रेस में लड़ाई है। अब बीजेपी वहां सुरेश भारद्वाज को रिपीट करती है या नहीं करती है, उनकी जगह किसको टिकट देती है किसको नहीं, ये वो फिलहाल वक्त, और वो कहते हैं तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। तो अगर कांग्रेस में लड़ाई पड़ती है, हरीश नाथा वर्सेस नरेश चौहान वर्सेस सो एंड सो, कई नाम, 3 नाम 4 गए हैं वहां से, अगर ये लड़ाई पड़ती है वहां कांग्रेस के गुटों की, तो निश्चित तौर से लाभ बीजेपी को होगा। अदरवाइज फिलहाल अगर सीधी टक्कर होती है और कोई लड़ाई नहीं होती है, कांग्रेस की ओर से कोई इंडिपेंडेंट नहीं आता है, अगर सीधी टक्कर हरीश नाथा और सुरेश भारद्वाज में होती है, तो हरीश नाथा की ओर को पलड़ा थोड़ा सा झुका हुआ लगता है। यानी वहां सुरेश भारद्वाज को मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मामला हाथ से चला गया, गई भैंस पानी में वाली स्थिति नहीं है वहां पे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। शिमला रूरल एक वो सीट फिर से जहां क्लियर कट कांग्रेस का एज दिख रहा है फिलहाल, वो इसलिए क्योंकि पुराने प्रत्याशियों के साथ हम तुलना करते हैं। शिमला रूरल में 2012 में वीरभद्र सिंह जीते थे, ईश्वर रोहाल उनके खिलाफ थे, और ईश्वर रोहाल को तब पड़े थे मेरे ख्याल 8,892 वोट, और वीरभद्र सिंह को पड़े थे 28,892 वोट। पूरे 20,000 से वीरभद्र सिंह जीते थे। लेकिन पिछला इलेक्शन विक्रमादित्य के खिलाफ जब लड़ा गया, विक्रमादित्य के खिलाफ लड़ा गया बीजेपी के डॉक्टर प्रमोद शर्मा द्वारा, तो उसमें थोड़ी सी टफ फाइट हो गई थी। 5,000 के आसपास वोटों से वो इलेक्शन छूटा था, लेकिन फिलहाल विक्रमादित्य वहां पे सेफ नजर आते हैं। तो ये शिमला की स्थितियां थी जी, और इन स्थितियों के साथ ही अब मैं आपसे विदा लूंगा। आपने देख लिया होगा कि कांग्रेस वहां 4 पर आगे है, बीजेपी फिलहाल किसी पे आगे नहीं है, टफ कंपटीशन में वो फंसी हुई है, और ठोक वाली सीट का ये देखना है कि सीपीएम क्या करती है वहाँ पे। ये भी हम नहीं कह रहे कि सीपीएम आगे है। तो चार सीटों पे क्लियर है, लेकिन जहाँ क्लियर नहीं दिखे वहाँ हम आपको भी कुछ कह के क्लियर नहीं बताना चाहते। तो ये शिमला की थी जी। एक बार फिर से चलते चलते आपको बता दूं कि बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो ये है कि नड्डा के घर पे बैठक चल रही है, और इस विशेष बैठक में क्या होता है क्या नहीं होता हम इसका अपडेट आपको जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली।